हेलो स्टूडेंट, वेलकम इनटू एनपीसी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, जो कल हमने स्टडी की थी, कल जो हमने पॉइंट लिया था वो हमने लिया था वृषण की संरचना या टेस्टिस की संरचना, मनुष्य की वृषण की संरचना के बारे में हमने बात की थी। उस वृषण की संरचना में मैंने आपको बताया था स्पेशली कि जो वृषण होता है वो किस तरह की संरचना है। तो वो आपको मैंने बताया था कि ये एक तरह से द्विस्तरीय संरचना है। वृषण का जो बाहर का स्तर होता है उसका मैंने नाम दिया था आपको ट्यूनिका वेजाइनलिस, और जो आंतरिक स्तर होता है उसका नाम था ट्यूनिका एल्बुसिनिया। तो वृषण में कितने स्तर हो गए? 2 स्तर हो गए। बाहर के स्तर का नाम क्या है? ट्यूनिका वेजाइनलिस। और जो आंतरिक स्तर है, इस आंतरिक स्तर का नाम है, क्या नाम है जी? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब आगे बात करें डियर स्टूडेंट, आप ये देखिए ट्यूनिका जो वेजाइनलिस है वो एक सतत कंटिन्यूअस लेयर है, जबकि यहाँ पर ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करती है? वृषण में अंदर की ओर फोल्ड होती है, मुड़ती है, और देखिए इस तरह से ये क्या बना लेती है? पट बना लेती है। ये जो पट आपके सामने है, इन पटों को हम बोलते हैं सेप्टुला टेस्टिस, या इसे हम बोलते हैं हिंदी में वृषण पट बोलते हैं। वृषण पट के कारण ये जो आपके सामने वृषण है ये अनेक किस में बट गया है? पिंडों में बट गया है। और ये अपने पास ये पिंड दिखाई दे रहे हैं, ये वृषण के पिंड हैं। और इन पिंड में, प्रत्येक पिंड में 2 से 3 नलीनुमा क्या पाई जाती हैं? संरचनाएं पाई जाती हैं। और इन नलीनुमा संरचनाओं को हम बोलते हैं रेता नलिकाएं, या इन्हें बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो रेता नलिकाएं हैं वो ही वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो आज का वास्तव में हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रेता नलिकाओं की संरचना, यानी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। जो वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कैसे हैं, उनमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो इसके लिए अपन चलते हैं कहां पर? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की संरचना पे। ये देखिए बेटा, ये हेडिंग है अपने पास सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, या इसका नाम है रेता नलिकाएं। ये रेता नलिकाएं होगी। अब मैंने एक रेता नलिका की ये ली है अनुप्रस्थ काट। आप ये देखिए यहां पर रेता नलिका है 1 2, ये रेड जो सिंबल है 3 4 और 5। क्या ये चारों रेता नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आपस में जुड़ी हुई हैं? आपको दिख रहा है कि ये व्हाइट कलर जो दिख रहा है ये जुड़ी हुई है। तो जुड़ी हुई है तो कंफर्म है कि ये एक उत्तक है। उस उत्तक का नाम है, इस उत्तक का नाम है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक। तो रेता नलिकाओं को आपस में जोड़े रखने का, आपस में बांधे रखने का काम कौन सा उत्तक करता है? संयोजी उत्तक करता है। इस संयोजी उत्तक में आप देखिए स्पेशली यहां देखिए कुछ कोशिकाओं का मैंने क्या बनाया है? समूह बनाया है। आप में से कोई देख सकता है कि ये समूह, ये बता सकता है कि ये समूह कौन सा है? ये समूह है कौन सी कोशिकाओं का? ये है कोशिकाएं, इन्हें हम बोलते हैं अंतराली कोशिका, या इन्हें बोलते हैं सेल ऑफ लिडिक या लिडिक कोशिका। तो आपके सामने ये अंतराली कोशिका, लिडिक कोशिकाएं हैं जो आपके कौन से उत्तक में है? जो वृषण के चारों तरफ, जो रेता नलिकाओं के चारों तरफ जो उत्तक है संयोजित, उसमें है। अब यहां पर आइए, आप देखिए मैंने यहां मेंशन किया है लिडिक कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाएं, लिडिक कोशिकाएं जो है स्पेशली करती क्या हैं? तो ये कोशिकाएं नर के अंदर नर हार्मोन, और नर हार्मोन्स को हम बोलते हैं एंड्रोजन्स। तो नर हार्मोन एंड्रोजन्स का क्या करती हैं? स्त्रवण करती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि एंड्रोजन्स का स्त्रवण कौन सी कोशिकाएं कर रही हैं? अंतराली कोशिकाएं, लिडिक कोशिकाएं। कहां पाई जाती हैं? संयोजी उत्तक में पाई जाती हैं। आगे हम बात करें, ये एंड्रोजन्स कोई एक हार्मोन नहीं है बेटा, ये नर हार्मोन पूरा समूह है, और इसका मुख्य हार्मोन है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन्स में जो प्रमुख हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। अब आपसे ये पूछा जाए कि भी एंड्रोजन्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये करता क्या है? तो ये नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। अब जैसे ही मैं ये बोला कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं,
तो देखो हमारे अंदर जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, जितने भी हमारे अंदर लैंगिक लक्षण, उनको हमने दो भागों में बांटा है। एक तो बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा है द्वितीयक लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और यहाँ पर जो वर्ड है वो कौन सा है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो आपसे पूछा जाए प्राथमिक नर का प्राथमिक लैंगिक लक्षण क्या है। नर में जब पैदा होता है, बचपन से ये होते हैं, जब पैदा होता है तो उसके अंदर पेनिस होता है, उसके अंदर वृषण भी होता है। तो पेनिस का पाया जाना, वृषण का पाया जाना, ये सब कौन सा लक्षण है, प्राथमिक लैंगिक लक्षण है। लेकिन जैसे ही नर एडोलसेंस में, युवा अवस्था में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो एडोलसेंस में एंट्री होते ही उसके अंदर लक्षण पैदा होते हैं, जैसे दाढ़ी का आना, मूंछों का आना, आवाज का स्लाइटली भारी होना और शुक्राणुओं का निर्माण होना। ये सारे लक्षण कौन से हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। और सिंपली आपसे पूछे कि एंड्रोजन्स ने क्या किया, तो एंड्रोजन्स ने नर के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न किए। और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में मैंने बता दिया कि दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना, शुक्राणुओं का बनना। तो उससे पूछे कि स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु बनने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, तो वो हार्मोन भी कौन सा है बेटा, एंड्रोजन्स है। अभी आप सोचिए, अगर एंड्रोजन्स हार्मोन ना हो तो क्या हो, बताने की जरूरत नहीं है। यदि एंड्रोजन्स हार्मोन नहीं होगा तो नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे, उसमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा, और ऐसे नर जो होंगे बंध्य होंगे और उनमें क्या नहीं होगी, जनन की क्षमता नहीं होगी। आगे बात करें, ये जो एंड्रोजन्स हार्मोन है जो कि वृषण की कौन सी कोशिकाओं से, अंतराली कोशिकाओं से निकल रहा है, तो इसको स्टिमुलेट कौन करता है, इसको प्रेरित कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल करती है बेटा हमारी यहाँ पर पाई जाने वाली एक ग्रंथि, यानी मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ग्रंथि, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको कंट्रोल करती है। और कैसे, पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, देखो आपके सामने मैंने इंडिकेट किया है। एक का नाम है ICSH और दूसरे का नाम है LH। ICSH का फुल नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग, अंतराली कोशिकाओं को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। और ये हार्मोन कौन सा है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड सेकेंड हार्मोन है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन एंड्रोजन्स के सिक्रीशन के लिए, एंड्रोजन्स के स्त्रवण के लिए क्या है, आवश्यक है। और ये दोनों ही इसका क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि पीयूष ग्रंथि के वो कौन से हार्मोन है जो शुक्राणु जनन को प्रेरित करते हैं, तो उनका नाम हो गया ICSH और LH। ओके, अब यहाँ आइए रेता नलिकाओं में, ये जो रेड लेयर की लेयर आपको दिखाई दे रही है रेता नलिकाओं में, ये बाहर की परत है। और इस बाहर की परत को हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपरिया, इससे बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, जो रेता नलिकाएं हैं या सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, इनकी आउटर लेयर या बाहर की परत का नाम क्या है, ट्यूनिका प्रोपरिया है। और इसकी जो आंतरिक स्तर जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये आंतरिक स्तर है, जिसमें आप देखिए मैंने दो प्रकार की कोशिकाएं बनाई है। एक कोशिकाएं तो बनाई है मैंने ये जो संख्या में कम है लेकिन आकार में कैसी हैं, बड़ी हैं, और दूसरी बनाई ये छोटी कोशिकाएं। और ये दोनों कोशिकाएं एक ही स्तर में है, और उस स्तर का नाम है, ये स्तर का नाम है, वो है जनन उपकला स्तर या जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। तो फिर देखिए, रेता नलिका का जो बाहर का स्तर है उसका नाम है ट्यूनिका प्रोपरिया, और आंतरिक स्तर का नाम है जनन उपकला स्तर। अब इस जनन उपकला स्तर में कितने प्रकार की, दो प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर हैं। देखिए, दो प्रकार की कोशिकाओं में, एक तो ये कोशिकाएं हैं जो संख्या में ज्यादा है लेकिन आकार में कैसी हैं, छोटी हैं। इनको बोलते हैं शुक्र जनन कोशिकाएं। और जैसा कि आपको नाम से मालूम पड़ रहा है, शुक्र जनन कोशिकाएं यानी शुक्राणुओं क्या करने वाली हैं, निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। और इन कोशिकाओं को हम एक और नाम देते हैं बेटा, वो है स्पर्मेटोगोनियल सेल। तो जो कोशिकाएं संख्या में छोटी हैं,
संख्या में कम है, आकार में छोटी हैं, उनको हम बोलते हैं शुक्राणु कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनियल सेल। और स्पर्मेटोगोनियल सेल करती क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। यदि ये स्पर्मेटोगोनियल सेल इनएक्टिव हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, तो क्या होगा, शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। दूसरी कोशिकाएं आप गौर कर सकते हैं बेटा, ये देखिए, ये कोशिकाएं बड़ी हैं और इनकी आंतरिक सतह ये देखो कटी फटी है, रेप्चर्ड है, ये देखिए आप इस तरह से। और इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं कौन सी कोशिकाएं रेस्टोरेंट, उनको बोलते हैं कौन सी कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, या इनका दूसरा नाम है सेंस टेंक्युलर कोशिकाएं। तो सर्टोली कोशिकाएं या सेंस टेक्युलर कोशिकाएं, उनको हम सर्टोली कोशिकाएं बोलते क्यों हैं, तो इसका रीजन है कि इन कोशिकाओं की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एनरिको सर्टोली, और एनरिको सर्टोली के सम्मान में ही इनका नाम दिया है सर्टोली कोशिकाएं। तो सर्टोली कोशिकाएं कैसी हैं, आकार में बड़ी हैं, आंतरिक सतह कैसी है, कटी फटी है। और देखिए इसी आंतरिक सतह से मैंने क्या जोड़े हैं यहाँ पर, ये मैंने शुक्राणु यहाँ पर जोड़े हैं। इसका मतलब है कि सर्टोली कोशिकाओं से कौन अटैच होते हैं, शुक्राणु अटैच होते हैं। एक खास बात कि जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, जो सेंस टेक्युलर कोशिकाएं होती हैं, वो केवल मैमल्स में ही पाई जाती हैं, स्तनधारी में ही पाई जाती हैं, दूसरे कशेरुकी प्राणियों में ये नहीं होती। ओके, अब आगे बात करें कि ये करती क्या है। तो देखिए आपके सामने खुद देखिए कि ये जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, सर्टोली कोशिकाओं से जुड़े हुए हैं, इनको क्या चाहिए, इन शुक्राणुओं को क्या चाहिए, अवलंबन चाहिए, पोषण चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो अवलंबन देना, इनको पोषण देना, इनकी सुरक्षा करना, इसकी सारी जिम्मेदारी कौन सी कोशिकाओं की है, सर्टोली कोशिकाओं की है, नंबर 1। नंबर 2, एक काम, मुख्य काम हो गया कौन सा, शुक्राणुओं को पोषण देना। अब अपन बात करें डियर स्टूडेंट, क्या होगा यदि सर्टोली कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाएं या नष्ट हो जाएं। तो आप ये कहें कि शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, तो ये तो हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि शुक्राणु बनाने वाली कोशिकाएं तो कौन सी हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल हैं। ये शुक्राणु बनाएंगी, लेकिन शुक्राणुओं को क्या नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, शुक्राणुओं को नरिशमेंट नहीं मिलेगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि शुक्राणु जो है अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता खो देंगे। इसे सर्टोली कोशिकाओं का होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। आगे अपन बात करें सेकेंड, सर्टोली कोशिका और करती क्या है। तो सर्टोली कोशिकाएं एक हार्मोन का स्रावन करती हैं, आपके सामने देखिए, इस हार्मोन का नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन। देखिए बहुत काम का है ये हार्मोन, इसका नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन। यह हार्मोन करता क्या है, जब भ्रूण बनता है तो भ्रूण में क्या होता है कि नर वाहिनियों के साथ साथ मादा वाहिनियां भी क्या होती हैं, बनने लग जाती हैं। और यदि मादा वाहिनियां नर के साथ बनने लग जाती हैं, तो ऐसे नर में नर वाहिनियां भी होंगी, मादा वाहिनियां भी होंगी, तो क्या होगा, बताने की जरूरत तो नहीं है। तो ये एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है कि मादा जनन वाहिनियों को बनने से रोकता है, ताकि नर नर ही बना रहे। इज दैट क्लियर। तीसरा जिनका काम है वो है, ये एक प्रोटीन हार्मोन का स्रावन करती हैं, जिसका नाम क्या है, इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन। यानी इनहिबिन, यह हार्मोन किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। और देखो यहाँ एक वर्ड है इनहिबिन, इनहिबिन इट मींस ये रिलेटेड है इनहिबिट से। इनहिबिट का मतलब है कोई चीज को रोकना, और सो ऑब्वियसली ये हार्मोन क्या करेगा, किसी न किसी चीज को रोकेगा। तो ये रोकता है किसको, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ये क्या करता है, प्रतिरोध करता है, उसके स्रावन को कम करने का प्रयास करता है। ओके, तो वापस हम रिपीट करें कि सर्टोली कोशिकाएं जो हैं वो कैसी हैं, आकार में बड़ी हैं, इसके साथ साथ आंतरिक सतह इनकी कटी फटी है, इनसे शुक्राणु जुड़े हुए हैं। इनकी खोज करने वाले कौन थे, एनरिको सर्टोली थे। केवल कहाँ पाई जाती हैं, स्तनधारियों में पाई जाती हैं। क्या करती हैं, तो काम आपके सामने देखिए 3 हो गए। नंबर 1, शुक्राणुओं को अवलंबन, पोषण और सुरक्षा देना। नंबर 2, एंटी मुलेरियन हार्मोन का क्या करना बेटा, स्रावन करना। और यह हार्मोन करता क्या है, मादा वाहिनियों को, जनन वाहिनियों को बनने से रोकता है। तीसरा है एक हार्मोन, उसका नाम है इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन, उसका भी क्या करना, स्रावन करना। और ये हार्मोन क्या करता है, FSH के रेजिस्टेंस में होता है, यानी FH का FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रतिरोध करता है। वापस यहाँ पर आए, मैंने आपको बताया था रेता नलिकाएं हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। बाहरी सतह का नाम क्या है, ट्यूनिका प्रोपरिया है।
आंतरिक सतह का नाम क्या है? जनन उपकला स्तर या जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है। उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं? 2 प्रकार की। एक कोशिका का नाम क्या है? शुक्र जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनियल सेल, जो ये ग्रीन कलर में आकार में कैसी हैं? छोटी हैं, और ये शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। लेकिन आपसे पूछे कौन से विभाजन से? तो मियोसिस यानी कौन से विभाजन से? अर्धसूत्री विभाजन से। तो हमारे अंदर शुक्राणुओं का निर्माण कौन से विभाजन से होता है डियर स्टूडेंट्स? अर्धसूत्री विभाजन से होता है। अब आगे चलते हैं। इसके स्टडी के बाद हम बात करें कि क्या मनुष्य में, नर में कंटिन्यूस शुक्राणु बनते हैं? तो जब एक मनुष्य युवा अवस्था में पहुंच जाता है, एडोलसेंस में पहुंच जाता है, तो उसमें कंटिन्यूस स्पर्म फॉर्मेशन या शुक्राणुओं का क्या होता रहता है? निर्माण होता रहता है। तो रेता नलिका की संरचना के बाद अपन आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। ये देखिए अपने पास, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये अपने पास था टेस्टिस, वृषण। इस वृषण का ये बाहरी स्तर ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये आंतरिक स्तर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और यहां पर ये सेप्टा या पट, जिनका नाम था सेप्टुला, टेस्टिस या वृषण, या बोलते हैं इन्हें कौन से पट? वृषण पट। वृषण पट से वृषण क्या हो गया? अनेक पिंडों में विभक्त हो गया। इन पिंडों में यहाँ पर 2 से 3 क्या है? वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं, जिनका नाम है रेता नलिकाएं। और इस वृषण किस में स्थित है? वृषण कोश में स्थित है। तो ये हो गया स्क्रोटम, या इसका नाम हो गया वृषण कोश। ये अपने पास हो गया बेटा वृषण कोश। अब ये रेता नलिकाएं जो है अंदर की ओर जा रही हैं, किसमें? देखिए टेस्टिस में जा रही हैं, वृषण में। और वृषण में जाकर क्या करती हैं? आपस में मिलकर एक जालनुमा संरचना बना लेती है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और ये जो संरचना है इसे हम बोलते हैं रिटेटेस्टिस, या बोलते हैं वृषण जालक। अब ये वृषण जालक 10 से 12 छोटी छोटी नलनुमा संरचनाएं बनाता है, और इनको हम बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया, या इन्हें बोलते हैं शुक्र वाहिनियां। नॉट शुक्र वाहिका, मैंने बोला शुक्र वाहिनियां हैं। और ये शुक्र वाहिनियां जो की संख्या में 10 से 12 होती हैं, बाहर निकलती हैं। किससे? वृषण से बाहर निकल रही हैं, देखिए आप। और वृषण से बाहर निकलकर बहुत ज्यादा क्या होकर? कुंडलित होकर एक विशेष प्रकार की संरचना बनाती हैं। ये कुंडलित संरचना है, और इस कुंडलित संरचना के लिए हम वर्ड यूज करेंगे। कुंडलित संरचना कौन सी हो गई? जो आपके सामने है ये, और इसका नाम है अधिवृषण या एपिडिडेमस। तो सीधी सी बात है, पहला जो था प्राथमिक जनन अंग वो था वृषण। अब ये दूसरे हैं द्वितीयक या सहायक जनन अंग होते हैं, और सहायक जनन अंग में जो पहला है उसका नाम है अधिवृषण। तो आपसे ये पूछे कि जो अधिवृषण नाम की संरचना है या एपिडिडेमस नाम की संरचना, ये किससे बनती है? इनसे बनती है, जिनका नाम है शुक्र वाहिनियां, या इनका नाम है वासा इफ्रेंशियाई। वासा इफ्रेंशिया इनका नाम है। ओके, अब देखिए ये जो अधिवृषण है, जो कि बहुत ही ज्यादा कोइल्ड लंबी कुंडलित संरचना है, इस वृषण को हम बांट देते हैं 3 भागों में। ये जो ऊपरी भाग है इसका नाम है शीर्ष अधिवृषण। ये मध्य भाग है, इसको हम बोलते हैं मध्य काय ही बोलते हैं, या मध्य अधिवृषण। और ये जो लास्ट भाग है इसे हम बोलते हैं पुच्छीय अधिवृषण। तो अधिवृषण के कितने भाग हो गए? 3। एक हो गया शीर्ष यानी कैपेट, एक हो गया मध्य भाग मिडिल पार्ट, और एक हो गया पुच्छीय यानी काडा एपिडिडेमस। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो लंबी कुंडलित बहुत ज्यादा हाईली कोइल्ड संरचना है, ये करती क्या है?
तो देखिए यहाँ पर कौन बने हैं, शुक्राणु बने हैं। कौन सी कोशिकाओं में? रेता नलिकाओं में। ये शुक्राणु यहाँ से होते हुए कहाँ जाएंगे? अधिवृषण में जाएंगे। तो अधिवृषण का पहला काम होता है कि वृषण के अंदर जो स्पर्म बने हैं, वृषण के अंदर जो स्पेशली शुक्राणु बने हैं, उन शुक्राणुओं को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से क्या करना? संचित करना। तो व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एपिडिडेमस? अधिवृषण शुक्राणु क्या करता है? संचित करता है, या हम कहते हैं इट स्टोर द स्पर्म फॉर सम टाइम टेम्परेरी। ओके, अब देखो बेटा सीधी सी बात है, यदि कोई मेरे गेस्ट मेरे घर में 5 मिनट के लिए भी आता है तो मैं उसे पानी जरूर पिलाऊंगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि आपके सामने अधिवृषण है और इस अधिवृषण के अंदर शुक्राणु आए हैं, तो शुक्राणु का क्या होना चाहिए? कुछ मात्रा में उनको पोषण भी मिलना चाहिए, नाश्ता पानी चाहिए भैया। तो सीधी सी बात है, 2 काम इसके हो गए। अधिवृषण का पहला काम क्या है? पहला काम यह है कि शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से संचय करना। दूसरा काम है उनको कुछ मात्रा में पोषण प्रदान करना। और कुछ जीवों में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ जीवों में यहां पर एक काम होता है जिसे बोलते हैं शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन, कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म। तो आप देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे पूछे कि शुक्राणु का योग्यता अर्जन क्या होता है, कि जो वृषण में शुक्राणु बने हैं, शुक्राणु का काम क्या है? अंडाणु को निषेचित करना। तो सीधी सी बात है, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि अंडाणु को क्या कर सके? निषेचित कर सके। तो वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं उनमें अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता नहीं होती, और वो निषेचित करने की क्षमता जो प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं, कहाँ से करते हैं? अधिवृषण से करते हैं, और इसी का नाम है शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन या कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म। तो शुक्राणु काम होगा कितने बेटा? 3 काम हो गए। सॉरी, अधिवृषण के 3 काम हो गए। पहला काम क्या है? शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से संचय करना। दूसरा जो काम है इसका वो क्या है? शुक्राणुओं को समय के लिए पोषण देना। और तीसरा, कुछ जीवों में शुक्राणुओं का यहाँ पर क्या होता है? कैपेसिटेशन होता है, योग्यता अर्जन होता है। और योग्यता अर्जन का मतलब है शुक्राणु द्वारा अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता प्राप्त करना। लेकिन कमाल की चीज आप सुनिए कि ये जो क्षमता है मनुष्य के अंदर कभी भी अधिवृषण से प्राप्त नहीं होती। मनुष्य का शुक्राणु मादा के जनन मार्ग में ही, यानी वेजाइना में ही अंडाणुओं को निषेचित करने की क्षमता प्राप्त करेगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा? तो हमारे अंदर यानी मनुष्यों में जो शुक्राणु का योग्यता अर्जन होता है वो कहां पर होता है? मादा जननांगों में होता है। इज दैट क्लियर? तो आज का जो अपना टॉपिक हुआ, जो पॉइंट हुआ, पहले मैंने आपको बताया कि सटोली कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल कैसी हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया स्पेशली और ये क्या क्या काम करती हैं, कौन सी कोशिकाएं क्या काम करती हैं। और आज जो मेरे द्वारा आपको स्पीच दी गई है, जो पढ़ाया गया है, आप मान के चलिए यदि आप थोड़ी सी भी तैयारी करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी तरह इस पोर्शन से आएगा। सो कल की क्लास में जो नेक्स्ट क्लास है उस क्लास में हम इसके आगे के जनन अंगों के बारे में बात करेंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई कमेंट आपकी इच्छा हो तो अच्छा सा कमेंट कीजिए, खराब कमेंट रिप्रेजेंट नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स।